स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। ठीक है, और हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, सोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। और मेरे जो ये वीडियोस है, मैंने कोर्स चेक किया तो ये वीडियोस जो है ये बीएससी के लिए भी, बीएससी फाइनल ईयर में जो आपके आता है चैप्टर सोल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पेपर अभी हुए नहीं, इसलिए आप लोग इन वीडियो से क्या कर सकते हो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोगों ने आइडियलिटी पूरी तरीके से खत्म कर ली लास्ट लेक्चर में, और हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन और डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी और वी कैन से दैट डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। अब जो आज का टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है, हम लोग दो टॉपिक उठाएंगे और ये सेकंड लास्ट वीडियो ही होने वाला है। एक टॉपिक और बचा आपका वन ऑफ फैक्टर, उसके बाद में आपका जो पूरा का पूरा सोल्यूशन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो भाई देखो हम लोगों का आज का टॉपिक पहला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, अब कहोगे यार इंटर और बीएससी की बातें कर रहे हो सर यहाँ पर खड़े होकर के, और टॉपिक लिख रखा है आपने बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट है, इसको ले चलेंगे पीक तक, हम लोग आज पूरी तरीके से उस पीक तक ले चलेंगे जहां तक हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात लिखी हुई है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो आज नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा वो होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे क्या होता है, और उसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि उसका कम हो जाना क्या है। तो वैसे जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो बीपी होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, उसको हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि कोई भी वो टेम्परेचर जिस पर हमारा लिक्विड किस में बदल जाता हो, लिक्विड किस में बदल जाता हो, वेपर स्टेट में बदल जाता हो, इट इज नोन एज योर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे वेपर प्रेशर या वेपर डेंसिटी जो बनता था, क्लाउड वेपर क्लाउड की जो डेंसिटी होती थी उसके रिस्पेक्ट में हम आज इन चीजों को पढ़ेंगे कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बस आराम से समझो, धीरे धीरे करके समझो। एक आध एग्जांपल लिख करके मैं समझाता हूं पहले, फिर डेफिनेशन वगैरह सब हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में कोई प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास में क्या हो, एक प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ। तो हमें पता है भाई कि जो वेपराइजेशन होता है, बेसिकली वेपराइजेशन और बॉइलिंग में इतना ही डिफरेंस है कि वेपराइजेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है और बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। जब हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा ना, जब हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि भाई यहां से पार्टिकल आता होगा और पार्टिकल जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें निकल आता होगा, यहां पर आ जाता होगा। लेकिन वो उस पार्टिकल को हम लोग एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते थे, उसको हम लोग क्या करते थे, रोक लेते थे, यहां रोक लेते थे, जिससे हम लोग क्या कर सके, जिससे हम लोग एक वेपर क्लाउड मेंटेन कर सके जो कि इक्विलिब्रियम में आ जाए सोल्यूशन के, और हम लोग देख सके कि हाँ वेपर क्लाउड ने उस सोल्यूशन के सरफेस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट किया। दिस इज नोन एज योर वेपर प्रेशर, यही तो वेपर प्रेशर था। अब सोचो मैं इसको ऊपर से खुला रहने देता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर से खुला रहने देता हूँ, तो जो भी पार्टिकल निकलेगा उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसी की इतनी होगी कि वो इमिट होकर के कहां चला जाए भाई, बाहर चला जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को तो कहते हैं वेपोराइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। अब आप लोग क्वेश्चन का जवाब दो, 1 मिनट पॉज लेना और सोचना। अगर मैंने ऊपर से इस ढक्कन को क्या कर रखा है, खोल रखा है, तो क्या यहां पर बिल्कुल वेपर क्लाउड नहीं बनेगा, वेपर क्लाउड तो बनेगा। ठीक है, क्योंकि वेपर क्लाउड की तो खासियत होती है कि वो सोल्यूशन के साथ किस में रहना चाहता है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। हाँ, बहुत 0.5-0.25% ऐसे मॉलिक्यूल होते होंगे जो क्या करते होंगे, जो इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को छोड़कर भाग जाते होंगे। ठीक है, और वहां पर हम क्या कहते होंगे कि हमारा क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। अब सोचो बात को कि यहां पर एक छोटा सा वेपर क्लाउड तो बनना ही बनना है, और वो इस पर जितना प्रेशर लगाता वही वेपर प्रेशर है। अब मैं कहूं कि अगर ये वेपर क्लाउड ना होता, ध्यान से सुनना, एक एक टर्म को ध्यान से सुनना, तब समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, क्योंकि मैं बच्चों वाला नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर लिख दूं आपको डिफिनीशन कि हाँ ये होता है और बस ठीक है, काम हो गया, आए हो तो समझ कर जाओ चीजों को। अब मैं क्या कहूं, यहां पर ये वेपर क्लाउड हो ही ना, वेपर क्लाउड हो ही ना, वेपर क्लाउड ना हो यानी कि कंडीशन कैसी हो, कंडीशन हो कुछ ऐसी, बस सॉल्वेंट भरा, वेपर क्लाउड नहीं है, वेपर क्लाउड नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, वेपर क्लाउड नहीं है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। भाई यार यही सी बात है कि कोई चीज खुली रखी है, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो हम लोग क्या कहें, मतलब करना क्या है, हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें इस वेपर प्रेशर को इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदल देना है। ठीक है, हमें इस वेपर प्रेशर को इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदल देना है, यानी कि जो ऊपर वेपर क्लाउड की डेंसिटी होती है ना, जो वेपर क्लाउड की डेंसिटी है, उस वेपर क्लाउड की डेंसिटी को हमें क्या करना है, हमें सरफेस के ऊपर से हटाना है और एटमॉस्फेयर में भेज देना है, बस इतना काम करना है। तो अब हम लोग क्या करें भाई, अगर ये काम हमें करना है तो हमें क्या इंक्रीज करनी होगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी तो हमें नीचे से क्या करना होगा, इसे नीचे से क्या देना होगा, हमें इसे टेम्परेचर देना होगा, या हम कह सकते हैं हमें क्या देनी होगी, हीट देनी होगी।
अगर हम नीचे से हीट देते हैं तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, फिर से एक नया वेपर क्लाउड बनेगा। ठीक है, फिर से टेम्परेचर वही है, फिर से वेपर क्लाउड ऊपर चला जाएगा, फिर बनेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर बनेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये वेपर क्लाउड इस सोल्यूशन के साथ, सॉल्वेंट के साथ में इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, और इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा और वेपर क्या होती रहेगी, एमिट होती रहेगी, और हमारा सारा का सारा जो लिक्विड स्टेट होगी वो किसमें चेंज होने लगेगी, वो हमारी गैसियस स्टेट में चेंज होने लगेगी, और हम कहेंगे दैट टेम्परेचर इज नोन एज आवर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सोचिए, इमेजिन करो ध्यान से कि हमारे पास में क्या हो, ये हमारा सरफेस हो गया किसका, ये सरफेस हो गया लिक्विड का, और इसके ऊपर इतनी दूरी पर क्या बन रहा था, इतना जो गैप है हाथों के बीच में, ये हाथों के बीच का जो गैप है, यहाँ पर वेपर क्लाउड की डेंसिटी थी। हमने नीचे से गर्म कर दिया इसको, और ये वेपर क्लाउड क्या हो गया, उड़ गया, फिर से साफ, फिर नया बना, फिर से उड़ गया, फिर नया बना, फिर से उड़ गया, फिर नया बना, फिर से उड़ गया, सारा का सारा उड़ गया, सारा का सारा उड़ गया। यानी कि क्या हो गया, लिक्विड से सब कुछ क्या बन गया, गैस बन गया, और उसी टेम्परेचर को आप क्या कहोगे, उसी टेम्परेचर को आप कहोगे आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यानी कि क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन लिखेंगे, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी चीज का, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम प्रेशर मींस व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, यानी कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे हमारा वेपर प्रेशर किसमें बदल जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अपना बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोगों ने यही पढ़ा है कि गर्म करें, लिक्विड गैस में बदल जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा। लेकिन अगर उसे वेपर प्रेशर के टर्म में समझना है तो हमें बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि जो वेपर क्लाउड है उसे हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में रुकने नहीं दे रहे हैं, और अगर हम रुकने नहीं दे रहे हैं तो हमें नीचे से कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर उस पर अप्लाई करना पड़ रहा है, जिससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी मेंटेन है कि वो इक्विलिब्रियम में रुकते नहीं है, सोल्यूशन के साथ ऊपर निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर में। यानी कि वो लिक्विड से किस स्टेट में बदल जाते हैं, गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं, और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर, पूरी तरीके से बात। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मींस बढ़ना, इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, तो पहले इसको भी समझ लो। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं कि मैं सारी थ्योरी भर दूं ला करके बोर्ड पर, और आप टीप लो उसको और बस उसी से आपका काम हो जाए। नोट्स आपको अपने आप बनाना सीखना होगा धीरे धीरे करके, कि जब लेक्चर कोई चल रहा हो तो उसको एक बार देखने के बाद उससे कैसे हम नोट्स बनाएं। आदत डालो, पका पकाया कब तक खाओगे। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, ध्यान से समझो। अब मान लेते हैं हमारे पास में क्या हो, एक प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ हो, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है भाई, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट का अपना कुछ वेपर प्रेशर है, हमें पता है प्योर सॉल्वेंट का अपना कुछ वेपर प्रेशर है, और उस वेपर प्रेशर को हम मान लेते हैं क्या, उस वेपर प्रेशर को मान लेते हैं हम लोग पी नॉट। पी नॉट लिख भी देता हूं, यह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनना बात को ध्यान से सुनना। 5 मिनट की बात है, 5 ही मिनट में क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक, उसके ऊपर लगेगा भी नहीं, इस बात की भी मैं पूरी तरीके से आपको प्रायोरिटी देता हूं। अब हम क्या करते हैं कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाते हैं। क्या लाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हम लोगों ने यहां पर एक चीज पढ़ी थी, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट लॉ। जिन जिन बच्चों को याद है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, वो इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब हमने क्या समझा था कि नॉन वोलेटाइल चीज हो और वो इसमें आकर के क्या हो गई, मिल गई। जब वो इसमें आकर के मिली तो कुछ एक पार्टिकल जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के थे, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इस सरफेस पर ऑक्यूपाई कर ली जगह। अब जो सरफेस पर ऑक्यूपाई कर ली तो जो वेपर बन रही थी वो वेपर बनना डिक्रीज हो गई, कम हो गई। और जैसे ही वो वेपर बनना कम होता है बच्चों, वैसे ही इस वेपर क्लाउड की डेंसिटी घटी और कहां आ गई, यहां आ गई। मान लेते हैं पहले इतने में वेपर क्लाउड था और अब वेपर क्लाउड की डेंसिटी घट गई और वेपर क्लाउड कितने में मेंटेन रह गया, जितने में डॉटेड लाइन है उतने में ही मेंटेन रह गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे लोअरिंग ऑफ वीपी, वेपर प्रेशर की लोअरिंग। अब जरा मेरे साथ ध्यान से समझो इस बात को। ठीक है, क्या यहां पर वेपर बनाना कठिन हो रहा है, क्या यहां पर वेपर बनाना कठिन हो रहा, कहोगे यस सर। जब यहां पर सरफेस पर कुछ नहीं था, सरफेस पे कोई भी नॉन वोलेटाइल चीज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं थे, तो वेपर बनाना बहुत आसान था। जैसे ही इस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने अपनी अपनी जगह क्या कर ली, अपनी अपनी जगह कवर की, वैसे ही वेपर बनना क्या होने लगा, टफ होने लगा। वैसे ही वेपर बनना क्या होने लगा,
टफ होने लगा, हम लोग क्या मान लेते हैं कि अब वेपर प्रेशर है PS, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब बताओ आप कि पहले गैस बनाना आसान था या अब गैस बनाना आसान है? तो ये सर पहले वेपर क्लाउड खूब बड़ा सा था, ठीक है, जगह भी ज्यादा थी जहां से मॉलिक्यूल क्या हो सकते थे, इमिट कर सकते थे। अब वेपर प्रेशर भी कम है, वेपर प्रेशर कम है, वेपर क्लाउड भी कम है, और सरफेस पर कुछ नॉन वोलेटाइल चीजों के पार्टिकल भी रखे हुए हैं जो कि वेपर बनने नहीं दे रहे हैं। यानी कि अब हमें वेपर बनाना टफ होता जा रहा है। तो वेपर बनाना टफ है और हमें तो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। यानी कि बच्चों हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। पहले हमें कम टेम्परेचर पे ही क्या मिल जाता था, पहले हमें कम टेम्परेचर पे ही वेपर मिलती थी। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पर आता है, वैसे ही हम जब तक टेम्परेचर को और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे हमें वेपर नहीं मिलेगा। और इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा, इस फिनोमिना को कहा जाएगा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आराम से क्लियर करूंगा, पूरा क्लियर करूंगा, आराम से देखते रहो। कितने मिनट हो गए, बस 10 मिनट हुए हैं। हाँ ठीक है, 20 मिनट का लेक्चर, भले 3 बनाए लेक्चर, लेकिन समझाऊंगा पूरी तरीके से। ठीक है, हाँ एक बात और सब लोग ध्यान दे दो भाई, 1 मिनट की बात है, वैसे शुरुआत में मैं 1 मिनट लेने वाला था, मुझे याद आ गया। कई सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है जहां पर आप चीजों को पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक से एक चैनल पड़े हुए हैं, एक से एक कंटेंट पड़ा हुआ है, नेट पर, गूगल पर, हर जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, पर डे आ रहे हैं, हर एक हफ्ते में कम से कम 5 से 7 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर ये उम्मीद मत रखना मुझसे कि जो आपका केवल पेपर बेस्ड में पढ़ा पाऊंगा, पेपर बेस्ड पढ़ाऊंगा, पेपर बेस्ड नहीं पढ़ाऊंगा। 10 बने लेक्चर, 20 बने, 25 बने, 30 बने, डजंट मैटर, बनाना मुझे है। मैं टॉपिक शुरुआत से लेकर के लास्ट तक खत्म करूंगा। तो वही लोग यहाँ पर जुड़े रहे मेरे साथ जिनको एक एक पॉइंट, एक एक क्लियरिटी समझनी है केमिस्ट्री की। ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको डाउट नहीं रह जाएगा, इस बात को मैं लिख करके दे देता हूं आपको। बस हाँ, जितनी देर चले उतनी देर चलने दो। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको समझते हैं दोबारा। पहले तो भाई किताब वाली डिफिनीशन लिख दे, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती कि लिखें क्या सर। लिखो ये कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन, एक तो मार्कर मिल नहीं रहे, लिखने में और कंजूसी करनी पड़ रही है। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज mixed in a solvent which is obviously pure, ये प्योर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, देन वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज elevation in boiling point। बस ठीक है, यहां से एरो लगा लो। दिस फिनोमिना इज नोन एज elevation in boiling point। यानी कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल चीज मिलाई जाती है तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम elevation in boiling point कहते हैं। पूरी तरीके से समझ गए। अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस क्या करते हैं कि एक बात सोचो, अगर हमने बहुत कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो जो इलेवेशन होगा वो बहुत कम होगा। अगर हमने क्या किया, अगर हमने खूब ज्यादा अमाउंट मिला दिया, एकदम से खूब कस के अमाउंट मिला दिया, तो जो इलेवेशन होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि काफी ज्यादा टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा तब हम वेपर बना पाएंगे। मींस दिमाग में ये बात तो आती ही कहीं ना कहीं कि जो इलेवेशन है ना, ये जो इलेवेशन है, बढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट का, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल से। और किसके नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट से रिलेट करता है ना। ये बात तो कंफर्म है। तो नंबर ऑफ मोल, अब नंबर ऑफ मोल एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, नंबर ऑफ मोल जो है वो बढ़ते घटते रहते हैं, अमाउंट के हिसाब से क्या होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। मींस हमें एक पर्टिकुलर रेफरेंस चाहिए यहां पर समझने के लिए कि हम किस क्राइटेरिया पे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करें आकर के। तो बस अब हमें वो समझना है, अगर वो समझ गए तो काम खत्म हो गया। तो देखो भाई क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में, फिर से मानते हैं हम, क्या मानते हैं कि ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट का क्या है, प्योर सॉल्वेंट का क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो है हमारा कितना, वो है हम लोग मान लेते हैं T0। बस इतना मान लेते हैं, ठीक है। T0 मान लो, T1 मान लो यार, ये लो खत्म करो, नॉट मानो, बहुत कंफ्यूजन होती। तो क्या मान लेते हैं भाई, T1 मान लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। अच्छा, फिर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
तो सोल्यूशन को क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन को क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। अच्छा, इसके कितने मोल मान लें, इसके मान लेते हैं मोल हैं N। प्योर सॉल्वेंट के कितने मोल हैं, चलो मोल की बात बाद में करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले यहां पर समझो। अब बताओ T1 बड़ा या T2 बड़ा, T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? भाई सीधी बात है, इलेवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि T2 बड़ा होगा और T1 छोटा होगा। अब हम कहें कितना बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो सोचो मान लेते हैं ये प्योर सॉल्वेंट हो और पहले ये कितने पर हो जाता हो, 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता हो बॉइलिंग पॉइंट। हमने कुछ इसमें नॉन वोलेटाइल चीज मिला दी और अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो बढ़ करके कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, पहले 90 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। हम पूछे कितना इलेवेशन हुआ, तो हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे पता चला, फाइनल सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से हमने क्या कर दिया, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दिया, बस इतना ही तो किया। तो अगर हम कहें कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीपी क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। ठीक है, डेल्टा टी बी, डेल्टा मीन्स डिफरेंस, ठीक है, और टीबी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का, इज इक्वल टू किसका आएगा भाई, T2 माइनस T1। ये बात तो समझ में आती है। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, T2 माइनस T1 के, जहां T2 क्या है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और T1 क्या है, आपके सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो पहली बात तो इक्वेशन नंबर 1 आपको याद रखनी है ये, कि डेल्टा टीबी कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा टीबी निकाला जाएगा आपका boiling point of your solvent minus boiling point of solution minus boiling point of your pure solvent। क्लियर पूरी तरीके से। तो ये बात तो आई थिंक समझ में आने लायक है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है कि पहले प्योर सॉल्वेंट का T1 था, सोल्यूशन बनाने के बाद T2 हो गया, T1 कम है T2 ज्यादा है, हमें निकालना है कितना बढ़ा है, तो हम T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, वही इलेवेशन होगा। ठीक, पूरी तरीके से क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद में पूरा बोर्ड साफ कर दो और उसके बाद में रिलेशन आपको निकाल के दिखाऊं। ठीक है, चलो भाई साफ कर दें। तो सबसे पहली बात तो हेडिंग डाल दो आप, रिलेशन बिटवीन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी सॉरी, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी। कैसे आया सबको समझेंगे आप, क्योंकि ये फॉर्मूला बुक्स में लिखा हुआ है, हर जगह फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूले को लिख करके समझने में काफी प्रॉब्लम है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करो। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने सीखा डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है T2 माइनस T1, ये सीख लिया इतनी देर में। ठीक है, T2 याद रखना क्या है, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए, T1 किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, बस इतनी बात याद रखनी है। अब मैं कहता हूं आपसे, अब मैं दो बातें लिखता हुआ चलूंगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं कह रहा हूं कि डेल्टा टीबी जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी के मतलब किसके, स्मॉल m की बात कर रहा हूं, ना कि कैपिटल M की बात कर रहा हूं। ठीक है, मास पर केजी रेशियो याद रखना, मोलैलिटी नहीं है, मोल पर लीटर नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। तो अगर मैं क्या कहूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा, अच्छा पहले इसको समझ लें, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो भाई साफ साफ बात, जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितने कम मोल उतना कम बढ़ेगा, मींस नंबर ऑफ मोल के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्लियर सी बात आ गई हमारे दिमाग में। तो मोलैलिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में भी ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ही होता है। अब अगर मैं कहूं कि डेल्टा टीबी, इसको हटा लो, इसको बनाओ इक्वल, तो अगर इसको इक्वल बनाओगे तो क्या निकल करके आएगा, निकल करके आएगा के बी निकल करके आएगा, और इनटू में क्या रह जाएगा, स्मॉल m रह जाएगा। पहला दूसरा फॉर्मूला ये नोट करो, जहां पर आपका के बी क्या है, के बी है मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, ये है आपका मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, केबी की वैल्यू मोलल इलेवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा आप डिफाइन कैसे करेंगे, केबी है क्या, तो अगर हम लोग क्या कर लें, लेट कर लें एक मिनट के लिए कि हमारे पास में जो m है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए, 1 मोलल हो, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी केबी के बराबर। ठीक, यानी कि तब हमारे पास में जो एक मोलल सोल्यूशन जो होगा, एक मोलल सोल्यूशन, एक मोलल सोल्यूशन मतलब समझे 1 kg सॉल्वेंट लाओ, ठीक, 1 kg सॉल्वेंट लाओ, उसमें 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओ, जितना बढ़ गया टेम्परेचर, जितना बढ़ गया टेम्परेचर वही आपका क्या होगा, केबी की वैल्यू होगी, यानी कि मोलल इलेवेशन कांस्टेंट होगा। अब देखो ये बहुत टफ लग रहा, हाँ ये क्या आ गया नया, डेल्टा टीबी मोलैलिटी बराबर, फिर मोलैलिटी ये इक्वल हटाया केबी आ गया, कहां से आ गया सब कुछ। पहले अब यही प्रूफ कर ले, ये चीज आपको बुक में लिखी मिलेगी कि डेल्टा टीबी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने उस पर। अब क्या कर लेते हैं, मैंने अभी तक क्या कहा, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं दोबारा कि हमारे मोल जो है ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से समझना बात को, मोल ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं कैपिटल एम, ठीक। अच्छा मोल ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं किसके, स्मॉल एन।
ठीक, क्लियर, पूरी बात क्लियर। अब इतनी बात तो आपको पता है, 100% आपको इतनी बात पता है कि आपके पास में जो ये डेल्टा टीबी है ना, ये डेल्टा टीबी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहीं ना कहीं चल रहा है किसके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। किसके बराबर चल रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर जितना कम हो रहा है डेल्टा टीबी उतना बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोगों को राउल्ट का लॉ याद हो, राउल्ट का लॉ क्या कहता था, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन कहता था, लेकिन एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन ही आता था, ठीक है। अब ध्यान से देखना बात को, और यहाँ पर क्या लगा ले, चलो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही लगा ले, यहाँ पर क्या लगा ले, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही लगा ले। अब डेल्टा टीबी बराबर करो नंबर ऑफ मोल, याद करो मेरे साथ यार, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक। तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो गिवन मास स्मॉल w और मोलर मास क्या मान ले, मोलर मास मान ले स्मॉल m, ठीक है, अपॉन कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कैपिटल W अपॉन में कैपिटल W अपॉन में क्या, अपॉन में क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि कैपिटल है। ये हो गया गिवन मास, ये हो गया मोलर मास, ये हो गया गिवन मास, ये हो गया मोलर मास। क्लियर होती है बात पूरी तरीके से। अब क्या करके लेते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू, एक मिनट के लिए और देखो, अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में मोलैरिटी है ना सॉल्वेंट की जो मोलैरिटी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं, सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं, तो मोलैरिटी किसकी चेंज कर रहे हो, मोलैरिटी किसकी चेंज है, सोल्यूशन की ओवरऑल मोलैरिटी चेंज हो रही है ना। तो अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर अगर हमें देखना हो कि यहाँ मोलैरिटी बनाई जा सकती है क्या, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है। तो अच्छा, ऊपर वाले को हम लोगों ने चेंज तो कर लिया, लेकिन इतने का मतलब क्या है, इतने का मतलब है स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल। और ये देखो क्या है, गिवन मास, ये क्या है, गिवन मास। और अगर ये गिवन मास है बच्चों, अगर ये गिवन मास है, तो गिवन मास का मतलब ये किसमें ले लें हम लोग, किसमें ले लें, इन केजी। 2 मिनट के लिए ले रहे हैं इन केजी, अभी ग्राम में चेंज कर देंगे। W किसमें ले लें, इन केजी। अब ये किसमें है भाई, मोलर मास, ये किसमें है भाई, मोलर मास में, ठीक। यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा लो, इक्वल लगा दिया, कंफ्यूजन हो रही होगी बार बार देख के। ये क्या है, मोलर मास। क्या मोलर मास चेंज होता रहता है क्या, नहीं, मोलर मास तो कांस्टेंट रहता है। जो भी सॉल्वेंट है, पानी सॉल्वेंट, मोलर मास 18 ग्राम, तो वो तो 18 का 18 ही रहना है। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा बच्चों कांस्टेंट। तो अगर इस कांस्टेंट को भी हम गायब कर दें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई कांस्टेंट गायब करें, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगा, चाहे जितने कांस्टेंट हम गायब करते जाए, तो क्या आएगा, n, इसका मतलब क्या, n अपॉन में क्या, w, अपॉन में क्या, w ये वाला इन केजी। और इन केजी को अगर मैं क्या कर दूं, इन केजी को अगर मैं ग्राम में कर दूं, तो इन केजी को ग्राम में करोगे तो 1000 कहां पहुंच जाएगा बच्चों, ऊपर। 1000 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। अब ध्यान दो, अब डेल्टा टीबी इक्वल टू लास्ट फार्मूला, इक्वल बनाया, वापस इसको बनाया इक्वल, यहां लगाया केबी, नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हो क्या, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू कैपिटल W मल्टीप्लाई बाई 1000। ये फॉर्मूला आपको किताब में लिखा मिलेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि ये स्मॉल m जो है, स्मॉल m ये आपकी मोलैरिटी नहीं है, ये आपका क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसको m नॉट लिख लो, चलो मास है m नॉट लिख लो, तो चीजें क्लियर रहेंगी। अब ये फॉर्मूला आपको किताबों में लिखा मिलेगा। तो आपको कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, पहला फॉर्मूला याद रखना आपको इक्वेशन नंबर 1, दूसरा फॉर्मूला याद रखना आपको इक्वेशन नंबर 2, तीसरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है इक्वेशन नंबर 3, चौथा याद रखना है आपको इक्वेशन नंबर 4, पांचवा याद रखना है आपको इक्वेशन नंबर 5। क्लियर पूरी तरीके से। ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितने मिनट हो गए भाई, ठीक है, 23 मिनट्स। स्क्रीनशॉट ले लो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बिना कुछ भी खत्म नहीं करेंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बात खत्म, ठीक है। अब इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, यहां पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार और देख लो, एक बार मैं एक्सप्लेन और कर देता हूं, ठीक है। हम लोगों ने ये स्टेटमेंट हम लोगों को लिखे मिल जाते हैं, ये स्टेटमेंट सारे लिखे मिल जाते हैं। अगर हम लोग केवल इतना पढ़ लेते सफिशिएंट था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। जब हम लोग इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को इक्वल बनाते हैं
जब हम इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को इक्वल बनाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या है कि अगर हमारे पास में इसको डिफाइन करना है, अगर इसको डिफाइन करना है तो इसके बगल वाले को क्या कर दो, यूनिट कर दो, एक कर दो। तो हम लोग मान लेते हैं कि मोलरिटी कितनी है, एक है, तो डेल्टा टीबी बराबर किसके आ जाता है, केबी के। मतलब हम लोग यहाँ पर एक चीज क्या कह सकते थे, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। कोई समस्या नहीं। इस स्टेटमेंट को, अब ये स्टेटमेंट लिखा था मैंने, इसको यहाँ पे क्लियर किया कि आखिर ये मोलरिटी के बराबर कैसे आता है। तो भाई देखो, जितने हम शुरुआत में क्या डिस्कस कर रहे थे, जितने ज्यादा मोल मिलाते जाओगे इलेवेशन उतना ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा मोल आप डिसॉल्व करोगे इलेवेशन उतना ज्यादा होगा। डिसॉल्व किसमें करोगे यार, डिसॉल्व तो सॉल्वेंट में करोगे ना, डिसॉल्व तो सॉल्वेंट में करोगे। तो हमें ये तो देखना पड़ेगा कि हाँ 1 लीटर में कितने डिसॉल्व करने पर बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे कौन लगा, ब्रह्मास्त्र है यार, नीचे कौन लगा है, नीचे लगा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब हमें देखना है कि एक मोल में कितना मिलाने पर इलेवेशन कितना हो रहा है, बस ये दिखना है ना। तो हम लोग, और मिला क्या रहे, मिला रहे स्मॉल एन, बस डिस्कस कर गए हम लोग कि हम लोगों ने कैपिटल एन को क्या लिख दिया, कैपिटल एन था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोगों ने लिखा मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हमें पता था कि भाई मोलर मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोगों ने इसको गायब कर दिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो लगा ही था, सीधी सीधी बात है। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास में, ऊपर बचे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, जो कि था नंबर ऑफ मोल, और ये बचा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट मींस इट इज मोलरिटी। बस सीधी सीधी बात है। ये इतना टर्म, ये यहां से लेकर यहां तक, ये सब क्या है, ये सब है आपकी मोलरिटी। ठीक है, ये सब आपकी मोलरिटी है। और मैंने यहां पर मोलरिटी के टर्म में ना लिख करके किसके टर्म में लिख दिया, किसके टर्म में लिख दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास के टर्म में ही चीजों को लिखा रहने दिया। इसलिए लिखा रहने दिया क्योंकि किताबों में आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अभी 1000 कहां से आ गया, क्योंकि हमें इसको अब हमने किस में कंसीडर कर लिया है, ग्राम में कंसीडर कर लिया है। भाई पहले केजी में लिया था, ग्राम में किया, डिवाइड किया, 1000 उठ करके कहां आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, समझ गए बात को, आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये लिखा रहने देता हूं, इतने में ग्राफ बन जाएगा आसानी से। हाँ भाई, तो दो चीजों को डिस्कस कर लें ग्राफ में, ये बनाई वाई एक्सिस, ये बनाई एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये मान लेते हैं टेम्परेचर एक्सिस है, इस पर हम लोग टेम्परेचर को शो करेंगे इधर की तरफ, और इस पर हमारा वेपर प्रेशर आएगा किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। ध्यान से समझना, 2 मिनट लगेंगे, आप ये भी समझ जाओगे। अब हमें पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन से ज्यादा होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सोल्यूशन का कम होगा, ये बात हमें पता है। डेल्टा टी के बारे में अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम होगा, सोल्यूशन का ज्यादा होगा, उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक, सॉल्वेंट का कम, सोल्यूशन का ज्यादा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सबसे पहली बात, तो वेपर प्रेशर मान लेते हैं शुरू यहां से होगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर 0 था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेसिकली वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे लाई कर रहा था। जैसे जैसे हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमारा वेपर बनना, वेपर जो थी वो बनना स्टार्ट हुई ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक, ऐसे। और क्या कर लेते, कहीं एक पॉइंट मान लेते, इस पॉइंट पे मान लेते, ये जो डॉटेड लाइन बनाई ये है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, इस तक पहुंचेगा और उसके बाद में वेपर जो है वो खत्म हो जाएगा। यहां पर पहुंचने का मतलब है कि वेपर खत्म हो गई। ठीक है, जो वेपर क्लाउड था वो खत्म हो गया, तो वेपर बनना स्टार्ट हुई, टेम्परेचर बढ़ाते गए, वेपर बनना स्टार्ट हुई, ऐसे यहां तक आई, और इसके बाद में निकलती चली गई ऊपर तक, ऊपर तक कहीं तक बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो अगर कहें कि भाई बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आया, ये किसके लिए बना रहा हूं मैं, सॉल्वेंट के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट आया देखो यहाँ, दूध वाले आ गए बगल में, हाथ बजने लगा भाई। हाँ, यहाँ पर क्या, टेम्परेचर थोड़ा नीचे कर लो, ये आ गया हमारा T1। T1 मतलब किसके लिए, T1 मतलब किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। अब देखो आगे, अब जब हमने सोल्यूशन बनाया तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑलरेडी कुछ कम हो गया। ठीक, रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑलरेडी कुछ कम हो गया, और उसके बाद जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई बनी तो वेपर, पहले तो इसी पॉइंट तक आ पाई, और उसके बाद कहीं जाकर के क्या हो पाई, उसके बाद जाकर के कहीं पर वो इस टेम्परेचर पे आने के बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो पाई, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया था, वेपर प्रेशर घट गया था, पहले बढ़ा बढ़ा बढ़ा, इस टेम्परेचर पे नहीं आ पाया, अगले जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर था उस पे आया। तो अगर हम कहें कि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये है T2। ठीक है, ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और ये किसके लिए, सोल्यूशन के लिए। अब कहें भाई बताओ इलेवेशन कितना हुआ, तो कहोगे सर इलेवेशन हुआ डेल्टा
डी, इतना इलिवेशन होगा। ये हो गया भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर हो गई बातें पूरी तरीके से। तो आई थिंक कितने मिनट हो गए, 29 मिनट हो गए, 30 मिनट का लेक्चर बन गया हमारा ये पूरा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो 40 मिनट का बना लेंगे, अच्छा 40 मिनट का वीडियो बना लेंगे, और उसमें हम लोग दोनों चीजों को खत्म कर लेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये पढ़ लिया तो अब आसान है आपके लिए, 15 मिनट में हो जाएगा आपका। ठीक है, 15 मिनट में तो ये भी बोला था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, चीजों में जब आता हूँ कॉन्सेप्ट पे तो नए नए कॉन्सेप्ट आते जाते दिमाग में, मैं बोलता जाता हूँ, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है कि एक वीडियो और बनाएंगे, चाहे जितनी देर का बने, उसमें वान हाफ फैक्टर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग दोनों टॉपिक को खत्म करेंगे और सोल्यूशन को वहीं पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद बड़ी बात, उसके बाद में मैं कुछ टाइम रिलैक्स लूंगा। रिलैक्स लेने का मतलब ये नहीं कि वीडियो नहीं आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं शुरू करूंगा, बिकॉज मैं पहले ही बता दूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरू कर रहा हूं फॉर बीएससी। 12th भी आ जाएगा, उसमें बीएससी भी आ जाएगा, आपका जितना आईआईटी में आता है जो आपके मेन और एडवांस लेवल की है वो तो है ही है, साथ साथ में आईआईटी जैम जो होता है आपका पेपर, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड करने वाला हूं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं पूरी तरीके से अपने दिमाग को क्या कर लूं, मैं अपने दिमाग को उस लेवल पर ले जाऊं कि हाँ अब हमें वो पढ़ाना है, तो उस हिसाब से पढ़ाएं खड़े होकर के। ठीक है, तो उस बीच में क्या आएगा, उस बीच में आएंगे आपके सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस। ठीक है, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के क्वेश्चंस एक दो वीडियो बना लेंगे हम लोग, एक सॉलिड स्टेट की बना लेंगे, एक सॉल्यूशन की बना लेंगे। तब तक मैं अपना जो भी मोटो है मेरा वो मैं कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत जल्दी शुरू करेंगे आकर के, जून तक मैं इंटर की फिजिकल तो खत्म ही कर दूंगा। ठीक है, जहां पर आपका हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा ये हो गया, इसके आगे का देखो चाहे ना देखो। ठीक है, वो बीएससी वाले देख लेंगे अपना, लेकिन बीएससी को भी पढ़ाना हो और 12th को भी पढ़ाना हो तो पहले एक बार बनाओ उसके बाद दोबारा बनाओ, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि बीएससी के पेपर अभी हुए नहीं है, तो वो लोग भी इस वीडियोस को जरूर देखें। अगर बड़े भाई बहन हो तो वहां तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।